Good evening, students. Welcome to Shoaib Masroor Tutorials, Aligarh's #1 commerce channel, and you're watching English Grammar Series. So far in this series, we have covered nouns, pronouns, determiners, adjectives, and adverbs. So for our 6th lecture, we are going to cover prepositions. So preposition is one of the most important topic as far as your bachelor's entrance examination is concerned, whether be it of AMU entrance or JMI entrance. Preposition is extremely important and you cannot afford to miss this topic. So please pay attention to this topic. Let's start with the definition of preposition. A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in a sentence. For example, on, in, at, to, by, for, of, into, above, from, under, etc. तो ये तो हो गई प्रीपोजिशन की डेफिनेशन. अब हम इसको ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्यों होता है. तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं या फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं. किसी भी सेंटेंस में काफ़ी सारे नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं और उसके काफ़ी सारे और पार्ट्स जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं. ये बात आपको पता है. तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे. दैट इज वाई द नेम इज प्रीपोजिशन. प्री मीन्स बिफोर यानी कि पहले, पोजिशन मीन्स प्लेस. तो प्रीपोजिशन यानी कि ऐसे वर्ड जिनकी जगह कहाँ है, नाउन से या प्रोनाउन से पहले. और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रिलेशन शो करना. किस चीज से रिलेशन शो करते हैं? ये दूसरे वर्ड्स से रिलेशन शो करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ कहा कि वो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आएंगे, तो सेंटेंसेस में जो बाकी नाउन होंगे या बाकी के वर्ड्स होंगे ये उनके साथ रिलेशनशिप शो करेंगे. और ये हमें और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि कोई चीज़ की पोजीशन क्या है या कोई नाउन कहाँ रखा है, वो रेस्ट पे है या मूवमेंट हो रहा है, या फिर किसी चीज ने किस टाइम मूव करना शुरू किया, या फिर कितने टाइम से कोई कहीं पे रहता है. इस तरह की बातें प्रीपोजिशन से पता चलती हैं. तो प्रीपोजिशन का बेसिक पर्पस है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और बाकी के वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप शो करेगा. तो हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. यानी कि बुक रखी है टेबल के ऊपर. तो जब हम कहते हैं टेबल के ऊपर, तो लेट मी ड्रॉ अ टेबल सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. ये मान लीजिए कि ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक किताब रखी है. तो यहाँ पे टेबल भी एक नाउन है, बुक भी एक नाउन है. और जब हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि नाउन से पहले आती है प्रीपोजिशन. जैसे कि इस केस में है ऑन. तो बुक रखी है कहाँ पे? टेबल के ऊपर. बुक टेबल के ऊपर रखी है. तो ऑन जो है वो दो चीजों में रिलेशन शो कर रहा है, एक टेबल में और एक बुक में. इन दोनों का आपस में रिलेशन है क्योंकि बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू. अगर हम कहें कि बुक टेबल के नीचे रखी है तो हम क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे बुक इज अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे रखी है. तो अब देखिए दो प्रीपोजिशन ने कितना डिफरेंस यहाँ मेक किया. फर्स्ट केस में इसी प्रीपोजिशन ने हमें बताया कि बुक टेबल के ऊपर रखी है, जो कि था ये केस, और सेकंड केस में
अंडर जो कि एक प्रीपोजिशन है उसने हमें बताया कि बुक टेबल के नीचे रखी है। तो सिर्फ एक वर्ड के होने से या ना होने से कितना डिफरेंस हुआ सेंटेंस में। पोजीशन में दो अलग अलग बातें पता चली कि बुक टेबल के ऊपर रखी है और दूसरे केस में बुक टेबल के नीचे रखी है। तो ये काम हुआ प्रीपोजिशन का कि उसने टेबल और बुक के बीच में रिलेशन बताया और बताया कि बुक की क्या पोजीशन है। और ये वर्ड ऑन यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन एक्ट कर रहा है और बता रहा है कि बुक टेबल के ऊपर रखी है। और जब हमने इसको अंडर से रिप्लेस कर दिया तो ये अंडर यहाँ पे हमें बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल के नीचे रखी हुई है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रीपोजिशन का कि उसने दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो किया। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम फॉन्ड ऑफ कोल्ड कॉफी, यानी मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है। तो देखिए यहाँ कोल्ड कॉफी एक नाउन है और यहाँ ऑफ है एक प्रीपोजिशन, यानी नाउन से पहले आ रही है प्रीपोजिशन। और ये जो वर्ड है फॉन्ड, ये बता रहा है कि कॉफी पसंद है। तो यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है, आप भी एक नाउन है। तो ये बताने के लिए कि मुझे कॉफी पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, तो आपके बीच में कोल्ड कॉफी के बीच में फॉन्ड ऑफ का रिलेशन है। तो यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू द कॉलेज बाय द बस। अब इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वो कॉलेज जाता है और किस तरह जाता है, बस से जाता है। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज और बस दोनों ही नाउन्स हैं और उनके बीच में रिलेशन बताया गया। इस केस में ये बताया जा रहा है कि वो कॉलेज कैसे जाता है, बाय द बस। तो जाने का जरिया बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ बाय, जो कि है एक प्रीपोजिशन। ऐसे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा है ही गोज टू द कॉलेज। तो यहाँ पे ही जो है वो भी एक नाउन है और कॉलेज भी एक नाउन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि वो कॉलेज जाता है। कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, टू द कॉलेज। तो यहाँ पे टू एक्ट कर रहा है एज अ प्रीपोजिशन। वो इन दोनों में एक रिलेशनशिप बता रहा है, एक रिलेशनशिप की तरफ इशारा है यहाँ पे, इसलिए टू भी है एक प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आज के इस लेक्चर में मैंने सारी वो प्रीपोजिशन इंक्लूड करी हैं जो AMU एंट्रेंस में आ चुकी हैं या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रीपोजिशंस देखेंगे जो शायद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं आई हैं, बट वी मस्ट नॉट टेक एनी चांस और हमको सब तरह की प्रीपोजिशन कवर कर लेनी चाहिए। और प्रीपोजिशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी टॉपिक से अगर हम प्रीपोजिशन को कंपेयर करें तो बाकी टॉपिक्स जो ग्रामर के हैं उनसे आपको शायद डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले। वो आपको हेल्प करेंगे आपके सेंटेंसेस को बेहतर समझने के लिए और सेंटेंसेस को कंप्लीट करने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें हेल्प करेंगे। सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन प्रीपोजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करनी होगी। 4 ऑप्शंस होंगे, आप उन ऑप्शंस को देख के समझ जाएंगे कि हमको प्रीपोजिशन यहाँ फिल करनी है। एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स, बाकी सब में आपको डायरेक्ट नाउन या डायरेक्ट एडवर्ब नहीं फिल करने के लिए आएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन में ऐसा ही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद प्रीपोजिशन क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने। बहुत क्लोज कॉल होती है सभी ऑप्शंस के बीच में और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रीपोजिशंस आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं। कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो सही लग रहे होते हैं, तो इसलिए आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। पहली प्रीपोजिशन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एट। अब एट के हम यूजेस देखते हैं कि ये कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज होता है और यही सब सिचुएशंस आपको याद करनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होंगी और इस तरह के सिचुएशन के और क्वेश्चंस आपको ढूंढ के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
तभी ये सिचुएशंस आपको याद रहेंगी और जब आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन जहां एट यूज होता है वो है यूज्ड बिफोर प्लेसेस, यानी जब भी किसी जगह के बारे में बताया जाएगा, आप ये बताएंगे कि मैं कहीं पे था या मैं कहीं पे हूँ या कहीं पे आप फिजिकली प्रेजेंट रहे होंगे। तो जब भी आप इस तरह की कोई सेंटेंस को डील करेंगे या इस तरह का कोई सेंटेंस लिखेंगे तो आप एट का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम एट द हेड ऑफिस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि मैं पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में हूँ। तो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस एक जगह है, एक नाउन हो गया, और आप भी एक नाउन हैं। तो आप इस वक्त कहाँ हैं? पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में है, यानी कि एक जगह पर है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हो रहा है नाउन से पहले, और वो प्रीपोजिशन है एट, जो कि जगह की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि दोनों नाउन्स के बीच में एक रिलेशन बता रहा है और वो रिलेशन है किसी जगह पर होने का। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अहमद एंड आई वर एट स्कूल टुगेदर, मैं और अहमद स्कूल में साथ थे। तो क्योंकि स्कूल भी एक जगह है, एक प्लेस है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का यूज हुआ। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ एट की जगह इन का भी यूज हो सकता है। जी, यहाँ पे इन भी बिल्कुल करेक्ट सेंस मेक करेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन में क्या मिलता है। अगर आपको इन दिया है ऑप्शन में अलॉन्ग विद अदर 3 ऑप्शंस तो आप इन लगा सकते हैं, और अगर आपको एट गिवन है तो आप एट पे टिक कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस होगा? जब आप बात करेंगे इन की या फिर इस सेंटेंस में इन लगा होगा तो आप बताएंगे कि मैं और अहमद स्कूल में साथ थे, यानी कभी साथ थे या साथ पढ़े थे या साथ में कोई डिग्री ली थी या स्कूल में साथ थे, लेकिन अभी साथ नहीं है, यानी कि फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट नहीं होना। तो नॉट फिजिकली प्रेजेंट वाली सिचुएशन में इन यूज होगा। और एट कब यूज होगा? जब आप कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट थे या फिजिकली प्रेजेंट हैं या फिजिकली प्रेजेंट होंगे, उस सिचुएशन में एट यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस है अहमद एंड आई वर एट स्कूल टुगेदर, इसमें ये बताया जा रहा है कि अहमद और मैं स्कूल में साथ थे, यानी स्कूल की बिल्डिंग में साथ थे या वहां पे फिजिकली प्रेजेंट थे। लेकिन अगर यहाँ इन लिखा होता तो ये बात होती कि हम स्कूल में साथ थे या साथ पढ़े थे, तो फिजिकली प्रेजेंट होने की तरफ इशारा नहीं है, स्कूलिंग साथ की है इस तरफ इशारा है। तो ये डिफरेंस हुआ इन में और एट में। आगे बढ़ते हैं और दूसरा यूज देखते हैं एट का। टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब किसी टाइम के बारे में बता रहे हैं कि मैं इस टाइम मिलूंगा या मैं इस टाइम आऊंगा, इस तरह से जब बात होगी तो एट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम एट 3 o'clock, वो 3 बजे आएगी। तो आप जब भी टाइम का जिक्र करेंगे, टाइम के बारे में बात होगी, तो हमेशा एट लिखेंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है जहां पे टाइम बताया जा रहा हो, सो प्लीज मेक श्योर टू पुट एट in the blank. Second example है I go to the temple at dawn and at night. यहाँ पे भी टाइम बताया जा रहा है। यहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा, लेकिन यहाँ पे एक टाइम फ्रेम बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मैं शाम में और सुबह में टेम्पल जाती हूँ या जाता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है एट डॉन, डॉन यानी सुबह का वक्त, और एट नाइट। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम बताया गया डॉन के थ्रू और नाइट के थ्रू, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन जो आएगी वो एट आएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र किया जा रहा है। यानी आप कहीं पे प्रेजेंट होंगे, कहीं पे फिजिकली जाएंगे, कहाँ पे? टेम्पल पे, और वक्त बताया जाएगा किसके थ्रू? प्रीपोजिशन एट के थ्रू। तो टेम्पल में और वक्त के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप शो की गई है, क्योंकि डॉन और नाइट दोनों ही नाउन्स हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर मेनी एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे एडजेक्टिव्स आए हो या किसी की क्वालिटी बताई जा रही हो या कोई नाउन हो, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं एट। शी इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एक नाउन है, और क्योंकि ये नाउन है तो इसके आगे क्या आएगी? प्रीपोजिशन आएगी। यहाँ पे वेरी गुड एक एडजेक्टिव है, यानी कि इसकी क्वालिटी बताई गई, यानी कि वो लड़की मैथ्स में अच्छी है। तो इस बात को लिखने के लिए एट आएगा। तो अब इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि शी इज वेरी गुड एट पेंटिंग, शी इज वेरी गुड एट इंग्लिश, शी इज वेरी गुड एट ड्राइंग, यानी कि आप उसके टैलेंट या क्वालिटीज बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में एट का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें। आपको एग्जाम में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले या जहाँ पे किसी स्किल के बारे में बताया गया है, कोई एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है या कोई किसी चीज में बहुत बुरा है, तो उस सिचुएशन में आप ब्लैंक में एट ही लिखेंगे। जो नेक्स्ट यूजेज है एट का वो है टू इंडिकेट डायरेक्शन, यानी जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करेंगे या किसी डायरेक्शन का बताएंगे, जैसे कि द डॉग जम्प्ड एट द स्ट्रेंजर, यानी कि जो डॉग था उसने स्ट्रेंजर के ऊपर जंप किया। तो स्ट्रेंजर कहीं खड़ा होगा, किसी डायरेक्शन में खड़ा होगा, उस डायरेक्शन में डॉग ने क्या किया? जंप किया। तो इसीलिए यहाँ पे एट आएगा। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट रेट, प्राइस, स्पीड। जब आप किसी चीज का रेट बताएंगे, प्राइस बताएंगे या स्पीड बताएंगे, तो उस सिचुएशन में भी आप एट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सेल्स एट 16 रुपीज अ केजी। तो चीनी के यहाँ पे रेट बताया जा रहा है कि चीनी कितने रुपए में मिलती है? 16 रुपए पर केजी। तो इसलिए यहाँ पे एट आएगा। इस तरह के जो भी सिचुएशन आप एग्जाम में देखेंगे जहाँ पे रेट, प्राइस या स्पीड बताई गई हो, तो वहां पे भी आप एट पुट करेंगे। ही रैन एट फुल स्पीड, यहाँ पे स्पीड के बारे में बताया गया है कि फुल स्पीड में वो दौड़ा, तो इसलिए यहाँ पे भी एट आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इन सभी सिचुएशंस को याद रखना है, और याद किस तरह रखेंगे? प्रैक्टिस करके। इस तरह के आप सेंटेंसेस खुद से फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशंस खुद से फॉर्म कर सकते हैं, और वहां पे आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि इस सिचुएशन में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में यूज होता है देखते हैं। टू इंडिकेट मूवमेंट, यानी जब किसी चीज के मूवमेंट के बारे में बात होगी, जैसे कि आई ओपन द कार डोर एंड ही गॉट इन, मतलब मैंने कार का दरवाजा खोला और वो अंदर आया। ही गॉट इन, तो ये जो वर्ड है इन, ये हमें बता रहा है कि वो कार के अंदर आया, यानी कि कोई मूवमेंट हुआ और वो कार के अंदर आया। तो इस तरह की कंडीशन में इन वर्ड यूज होगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात नोट करने की ये है कि यहाँ पे इनटू भी यूज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। अगर ऑप्शन में इनटू है, इन नहीं है, तो आप इनटू भी यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ इनटू होता तो ये सेंटेंस किस तरह का होता? ये होता आई ओपन द कार डोर एंड ही गॉट इनटू द कार। तो वहां पे इनटू वर्ड भी करेक्ट होता, लेकिन फिर वहां पे नाउन का रिपीटेशन होता है। इस बात को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इन का यूज किया गया है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस यू हैव। अगर आपके पास ऑप्शन में इन है और वहां मोस्ट अप्रोप्रिएट इन लग रहा है तो इन पुट करिए, अगर ऑप्शन में इनटू है तो इनटू पुट करिए, दोनों ही चीजें सही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी टाइम के बारे में बता रहे होंगे, किस तरह से होगी वो सिचुएशन? जैसे कि शी गॉट हियर इन अप्रैल, यानी कि वो यहाँ अप्रैल में आई, तो इन अप्रैल। इस तरह के और जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे इन ही पुट करना है।
टू इंडिकेट शेप, अरेंजमेंट और क्वांटिटीज। जब हम किसी चीज की अरेंजमेंट या शेप डिस्क्राइब करेंगे तब भी वहां इन आएगा। जैसे कि द कर्टन्स आर हैंगिंग इन फोल्ड्स, यानी जो पर्दे हैं वो किस तरह से हैं, वो फोल्डेड हैं। तो ये फोल्डेड होना मतलब एक अरेंजमेंट या शेप डिस्क्राइब की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा। जहां पे भी कोई शेप या अरेंजमेंट डिस्क्राइब की जाएगी वहां इन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल्स स्टूड अप इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे ग्रुप भी एक अरेंजमेंट है, यानी कि लड़कियां ग्रुप बना के खड़ी हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा। या इस तरह की और जो भी सिचुएशन आप देखेंगे वहां पे आप इनपुट करेंगे। अब एक और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आप कभी भी प्रीपोजिशन को इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल है। अगर हम चाहें भी कि प्रीपोजिशन को हिंदी में हम समझाएं वर्ड टू वर्ड, तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे कि विद कहीं पे यूज हो सकता है किसी के साथ के लिए, तो कहीं पे कोई कॉज बताने के लिए भी यूज हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, इसलिए कभी भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में प्रीपोजिशन का नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह से रटने की बजाय या हिंदी में रटने की बजाय आप सिर्फ सिचुएशन को ध्यान में रखें कि कौन सी प्रीपोजिशन किस किस सिचुएशन में यूज हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जहां पे इन यूज हो सकता है, वो है यूज्ड बिफोर सिटीज, कंट्रीज, प्रोविंस। जब हम किसी शहर के बारे में, स्पेशली किसी बड़े शहर के बारे में या किसी देश के बारे में या किसी प्रोविंस या स्टेट के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, वहां इन लिखेंगे। जैसे कि हम बताएंगे कि कोई कहीं रहता है, तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है शी लिव्स इन मुंबई, तो उस सिचुएशन में इन यूज होगा क्योंकि मुंबई क्या है, मुंबई है एक नाउन और उससे पहले प्रीपोजिशन आएगी, तो वो प्रीपोजिशन यहाँ होगी इन, यानी कि वो मुंबई में रहती है। शी लिव्स इन मुंबई, तो इन होगी यहाँ पे सूटेबल प्रीपोजिशन। और इस तरह की जो भी आप एग्जाम्पल या क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो आपको वहां पे इन ही ब्लैंक में फिल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टू इंडिकेट मीडियम, मटीरियल या मीन्स। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है शी स्पीक्स इन तमिल, वो तमिल में बोलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई और लैंग्वेज होती तमिल के अलावा, इंग्लिश या फ्रेंच या कुछ भी, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे इन आएगा, शी स्पीक्स इन तमिल। टू इंडिकेट कंडीशन ऑफ समबडी, जब किसी के हालात के बारे में बताया जाएगा, किसी की कंडीशन बताई जाएगी, तब भी वहां पर आपको इन ही फिल करना है। जैसे कि ही इज इन पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, तो यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताई गई जो कि कैसी है, पुअर है। तो इस तरह की जब हम कोई भी कंडीशन किसी की बताएंगे, जैसे कि हम बताएं ही इज इन पुअर हेल्थ कंडीशन या ही इज इन क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन, तो हमेशा वहां पे आप इन लिखेंगे। और सिचुएशन क्या हो सकती है जहां इन यूज करेंगे, डिनोट रेस्ट और पोजीशन इनसाइड समथिंग, यानी जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है या कोई इंसान किसी चीज के अंदर है। जैसे कि ये गार्डन है और गार्डन में एक ट्री है, तो ये जो ट्री है ये गार्डन के अंदर है। तो इस तरह की जब हम सिचुएशन बताएंगे तो भी हम इन यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज अ लेमन ट्री इन माय गार्डन, इन माय गार्डन, जो ट्री है वो कहाँ है, लेमन ट्री गार्डन के अंदर है। तो जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल हम देंगे जिसमें हम कोई चीज को बताएंगे कि वो किसी और चीज के अंदर है, तो उस सिचुएशन में हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि वो जो चीज होगी वो रेस्ट पे होगी, यानी कि वो मूव नहीं कर रही होगी, कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होगा।
जैसे कि गार्डन के अंदर ट्री है तो ट्री का कोई मूवमेंट तो होगा नहीं, वो रेस्ट पे होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में इन का इस्तेमाल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई बुक्स आर इन माई स्कूल बैग। तो यहाँ पे जो स्कूल बैग है वो एक नाउन है, बुक्स भी एक नाउन है। बताया जा रहा है कि बुक्स कहाँ है, स्कूल बैग के अंदर, यानी रेस्ट की पोजीशन में है, स्कूल बैग के अंदर रखी हुई हैं बुक्स, इसलिए यहाँ पे इन एज अ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। माई बुक्स आर इन माई स्कूल बैग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूज्ड टू डिनोट मोशन और डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो मूव कर रही होगी या किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तब इनटू का यूज होगा। जैसे कि द लायन जम्प्ड इनटू द वेल। जो लायन था वो कहाँ कूद गया, वेल के अंदर। तो वेल के अंदर चला गया, मूवमेंट है यहाँ पे, पहले वो बाहर था फिर वो वेल के अंदर चला गया, यानी इनसाइड। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में यूज होगा द लायन जम्प्ड इनटू द वेल। मूवमेंट यहाँ या मोशन यहाँ पे शो हुआ है, इस कंडीशन में इसलिए क्या यूज होगा, इनटू यूज होगा। ड्राइविंग इनटू द सन वी हैड टू शेड आवर आईज, यानी कि जब हम धूप में गाड़ी चला रहे थे तो हमको अपनी आंखें ढकनी पड़ी। तो आप सन के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ड्राइविंग इनटू द सन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सन के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, आप सन की तरफ ड्राइव कर रहे हैं जहां से सन की रेज आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन बताया गया, तो इसलिए यहाँ पे इनटू आया, क्योंकि आप सन के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सन के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली आपकी आंखों पे पड़ेंगी एंड यू हैव टू शेड योर आईज। तो यहाँ पे इनटू का जो पर्पस था वो था डायरेक्शन बताना, तो इसलिए यहाँ इनटू का इस्तेमाल हुआ है। और सिचुएशन देखते हैं, टू डिनोट चेंज और फॉर्म, यानी कि जब किसी चीज की शेप या फॉर्म में कोई तब्दीली आ जाए या किसी चीज में आप चेंज ऑब्जर्व करें तो आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही चेंज द स्पेयर रूम इनटू अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पेयर रूम था वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तब्दील किया जा रहा है, यानी कि चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चेंज ऑब्जर्व किया, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज हुई है वो है इनटू। स्पेयर रूम को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चेंज किया गया, ही चेंज द स्पेयर रूम इनटू अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यानी कि एक चेंज को यहाँ ऑब्जर्व किया गया है। और जहाँ चेंज वाली सिचुएशन ऑब्जर्व होगी या हम चेंज वाली किसी सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इनटू लिखा होगा। टू इंडिकेट अ चेंज टू अ स्पेसिफिक कंडीशन। अब यहाँ पे भी चेंज की बात है, लेकिन यहाँ पे किसी कंडीशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे कि शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि वो एकदम ठीक थी और उसको एकदम से रोना आ गया, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी एकदम से रोना आ जाना, बहुत तेज एकदम से कोई रोने लगता है तो उसका मतलब होता है शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। ऐसे ही यहाँ हो सकता था शी बर्स्ट इनटू लाफ्टर या फिट ऑफ लाफ्टर, तब भी यहाँ पे इनटू का यूज होता, यानी कि एकदम नॉर्मल स्टेट से एकदम कंडीशन का चेंज हो जाना यहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसलिए इनटू का इस्तेमाल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में चेंज आया है, यानी कि 2014 से पहले कोई और पावर में थी पार्टी और 2014 में बीजेपी आ गई, तो चेंज ऑब्जर्व हुआ, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया गया। बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014।
अब बात करते हैं ऑन की, कि ऑन को आप किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। पहला देखिए, यूज टू डिनोट पोजिशन, कवरिंग, टचिंग, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग। यानी कि जब किसी चीज की पोजीशन बताई जा रही होगी, कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही होगी, कोई चीज किसी चीज को टच कर रही होगी या किसी चीज का हिस्सा होगी, तब ऑन का इस्तेमाल होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पे एक पिक्चर है, तो पिक्चर की पोजीशन बताई गई, यानी कि वो दीवार के एक तो कुछ हिस्से को टच कर रही है या कवर कर रही है, या फिर और क्या बताया जा रहा है, पोजीशन बताई जा रही है कि पिक्चर कहाँ है, वॉल पे है। तो वॉल और पिक्चर का आपस में रिलेशन है यहाँ पे, और उसकी पोजीशन बताई गई कि कहाँ पर है, वॉल पे है, ऑन द वॉल। तो इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पे ऑन का यूज होगा। He hit me on the head, उसने मुझे सर पे मारा। तो यहाँ पे हेड जो है वो जगह है मारने की, यानी कि हेड पे टच होगा मारने के लिए, यानी कि हेड पे टच होगा जब मारा जाएगा, तो इसलिए ऑन द हेड, यहाँ पे ऑन आएगा एज अ प्रीपोजिशन। स्टिक अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे एक स्टैम्प स्टिक कर दो। तो एनवेलप नाउन है, स्टैम्प एक नाउन है, कहाँ पे स्टिक होना है, एनवेलप के ऊपर स्टिक होना है, ऑन द एनवेलप। तो इसलिए यहाँ पे ऑन एज अ प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एनवेलप के ऊपर जब आप स्टैम्प लगाएंगे तो वो उसका कुछ पार्ट को टच करेगा या कवर करेगा या उसकी पोजीशन बताई जाएगी, दैट इज वाई ऑन इज यूज्ड। टू डिनोट सपोर्टेड बाय और अटैच्ड टू, तो जब हम किसी चीज का किसी चीज के साथ अटैचमेंट शो करेंगे या सपोर्ट शो करेंगे, जैसे कि द सेंट स्टूड ऑन वन फुट, सेंट जो है वो एक पैर पर खड़ा हुआ, यानी एक पैर का सहारा लेकर खड़ा हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ द ट्राई कलर ऑन अ पोल, पोल पे मैंने ट्राई कलर देखा या फिर झंडा देखा। ट्राई कलर बेसिकली मीन्स के इंडिया का फ्लैग कह लें आप, तो वो किसी पोल से अटैच था, पोल से अटैच था। तो अगेन यहाँ पे अटैचमेंट शो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जहां पे ऑन का इस्तेमाल होता है। टू इंडिकेट अ टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, यानी जब किसी चीज के होने का टाइम बता रहे होंगे तो उस सिचुएशन में ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आई शैल सी यू ऑन मंडे, तो मिलना कब है, मंडे में मिलना है, ऑन मंडे, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ। एक टाइम बताया गया और टाइम किस फॉर्म में बताया गया, मंडे की फॉर्म में बताया गया, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको एग्जाम में मिलेगी जहाँ पे कोई दिन या टाइम बताया जा रहा है मिलने का या किसी और चीज के होने का, तो वहां पे भी आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। टू डिनोट कंसर्न और अ टॉपिक, जब किसी टॉपिक या किसी कंसर्न या किसी इशू के बारे में बात हो रही होगी, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, आप ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ बुक ऑन मेंटल हेल्थ, तो इस एग्जाम्पल में मेंटल हेल्थ और बुक दोनों नाउन हैं, उनके बीच में रिलेशन बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ पे बुक लिखी गई है, यानी कि किसी टॉपिक या कंसर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी तो ऑन एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा। जब भी किसी टॉपिक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन मेंटल हेल्थ या आई हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन वुमेन्स राइट, तो ये सब एक कंसर्न है, या कोई भी इन्वायरमेंटल इशू या कोई भी और कंसर्न फॉर दैट मैटर, किसी भी कंसर्न के बारे में बात हो सकती है, तो उस तरह की सिचुएशन में हमेशा ऑन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट अ मेंबरशिप ऑन समथिंग, यानी जब कोई किसी चीज का मेंबर हो, किसी कमिटी का या किसी टीम का, जैसे कि आई एम ऑन द सिलेक्शन कमिटी, यानी मैं सिलेक्शन कमिटी में हूँ, का पार्ट हूँ।
अब बहुत से लोग शायद सोचेंगे कि यहाँ पे इन क्यों नहीं आया, इन द सिलेक्शन कमेटी। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई अपने बारे में बता रहा है कि मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ। और इन किस तरह की सिचुएशन में आता, जब कोई कहता है कि ये सब चीजें कमेटी मीटिंग में डिसाइड होंगी, या फिर दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड इन द कमेटी मीटिंग। उस तरह की सिचुएशन में इन का यूज होता, क्योंकि एज अ कमिटी को एड्रेस किया जाता, टोटली एज अ कमिटी को एड्रेस किया जाता। यहाँ पे कोई सिर्फ अपनी मेंबरशिप के बारे में बता रहा है, आई एम ऑन द सिलेक्शन कमिटी। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट कंज्यूमिंग समथिंग रेगुलरली, यानी कि जब किसी चीज का कंजम्पशन या लेने के बारे में या खाने के बारे में बताया जाता है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे कि आई लिव ओनली ऑन ब्रेड एंड बटर, मतलब कि मैं रोज ब्रेड और बटर खाता हूँ। आई लिव ऑन ब्रेड और बटर का जो मीनिंग है वो यही है कि मैं रोज ब्रेड और बटर खाता हूँ। ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं कि कहने का तरीका है। लिटरली ये नहीं है कि वो ब्रेड और बटर में रहता है, इसका मतलब ये है कि वो रोज ब्रेड और बटर खा रहा है। तो ओनली ऑन ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में बताया जा रहा है, कोई चीज खाई जा रही है, तो इस सिचुएशन में यहाँ ऑन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट कार्स रन ऑन पेट्रोल, यानी ज्यादातर कार पेट्रोल पे चलती हैं या पेट्रोल के थ्रू चलती हैं। तो कार क्या करती हैं, कार पेट्रोल का कंजम्पशन करती हैं, उसको कंज्यूम करने के बाद ही वो चलती हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे ये काम होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन होगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शी इज ऑन एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, यानी कोई अगर एंटी डिप्रेसेंट पिल्स पे है तो वो उसको रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि शी इज ऑन एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। अब आते हैं अपॉन पे। अपॉन कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डिनोट थिंग्स इन मोशन, यानी जब कोई ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो कि मोशन में है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हुई है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हुई है, मोशन के थ्रू हुई है, तो वहां पे अपॉन आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैट जो है वो उछलकर टेबल पर आ गई। तो यहाँ पे मोशन है, ये जो वर्ड है स्प्रैंग, वो कैट का मोशन बता रहा है कि वो एक जगह से उछलकर दूसरी जगह आ गई। तो जब मोशन का बताया जा रहा है तो यहाँ पे अपॉन का यूज होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि वो टेबल के ऊपर आई है। तो आपने देखा होगा कि हमने किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज के बारे में बताने के लिए प्रीवियस कंडीशंस में ऑन भी यूज किया है, लेकिन यहाँ ऑन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये चीज मोशन में है। अगर रेस्ट पे होती तो यहाँ ऑन आता, लेकिन कैट जो है वो उछल कर टेबल पे आई है, तो उसने एक मोशन किया यहाँ पे, वो रेस्ट पर नहीं है, वो टेबल पर रेस्ट पर पहले से नहीं थी, मोशन हुआ यानी कैट की पोजीशन चेंज हुई है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा अपॉन। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। ही फेल अपॉन हिज एनिमी, यानी वो अपने दुश्मन के ऊपर गिर गया, तो इसलिए यहाँ पे अपॉन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन है और ये अपने दुश्मन के ऊपर गिर रहा है, तो ऊपर का वर्ड जो है वो अपॉन से डिनोट करेंगे, और जब मोशन होगा तब। द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द डियर, जो टाइगर था उसने डियर के ऊपर जंप किया। पाउंस का मतलब है एकदम तेजी से जंप करना या अटैक कर देना जंप करते हुए। तो यहाँ पे भी पोजीशन बताई जा रही है, वो भी मोशन के थ्रू हो रहा है ये काम, यानी टाइगर की पोजीशन चेंज हो रही है जब वो डियर के ऊपर जंप करेगा, इसलिए यहाँ पे अपॉन का यूज होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विथ, टू डिनोट द कंपनी और प्रेजेंस, चार्ज और पोजेशन, यानी जब आप किसी के साथ होंगे या कंपनी होगी या किसी की प्रेजेंस होगी तब विथ का इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई चीज किसी के इंचार्ज या पोजेशन में छोड़ी है तब भी विथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई लिव विद माई अंकल एंड आंट, यानी मैं अपने अंकल और आंट के साथ रहती हूँ, यानी कि आप उनकी कंपनी में हैं या उनकी प्रेजेंस में रहते हैं,
यानी साथ रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा। द मैंगोज आर ऑन द टेबल विद द नाइफ। तो जो मैंगोज हैं वो कहाँ रखे हैं, टेबल पे रखे हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि विथ द नाइफ यानी नाइफ के साथ रखे हैं, नाइफ के साथ रखे हैं, इसलिए प्रेजेंस में रखे हैं तो विद का इस्तेमाल करेंगे। आई लेफ्ट माई ब्रीफ केस विद द हेड क्लर्क। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ब्रीफ केस है वो हेड क्लर्क के पास छोड़ा गया। यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि उसकी कंपनी में छोड़ा गया, क्योंकि कंपनी हम यूजुअली लोगों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके चार्ज या पोजेशन में छोड़ा गया है, तो इस केस में विद का इस्तेमाल हो रहा है। दो अलग यूज हैं लेकिन विद का इस्तेमाल हो रहा है। आई लेफ्ट माई ब्रीफ केस विद द हेड क्लर्क, यानी मैंने अपना ब्रीफ केस हेड क्लर्क के पोजेशन में या हेड क्लर्क के पास छोड़ दिया। उस सिचुएशन में भी विद का इस्तेमाल करेंगे। टू इंडिकेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जब आप कोई चीज यूज कर रहे होंगे, वो कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई टूल भी हो सकता है, जैसे कि शी राइट्स विद अ कॉस्टली पेन। तो यहाँ पे जो पेन है वो एक टूल है, तो जब हम लिखते हैं तो हम पेन के थ्रू लिखते हैं, तो यहाँ पे पेन एक टूल या इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के बारे में बताएंगे या उससे कोई काम करने के बारे में बताएंगे तो उस कंडीशन में विद का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि शी मर्डर्ड हिम विद अ नाइफ। तो यहाँ पे नाइफ एक टूल हो गया और काम था मर्डर करना, तो टूल जो था वो नाइफ था, इसलिए नाइफ के साथ काम किया गया, उसके थ्रू काम किया गया, तो यहाँ पे भी विद आएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज। अब देखिए यहाँ पे आंखों के बारे में बताया जा रहा है, आंखों को एज अ इंस्ट्रूमेंट या टूल बताया जा रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इसलिए यहाँ पे विद का इस्तेमाल हुआ है। आंखों को एज अ इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया जा रहा है या टूल कंसिडर किया जा रहा है फॉर सीइंग, देखने के लिए। दैट इज व्हाई विद इज यूज्ड। टू डिनोट अग्रीमेंट और सपोर्ट। जब आप ये बताते हैं कि आप किसी चीज के अग्रीमेंट में हैं या किसी चीज के सपोर्ट में हैं, जैसे कि आई एम विथ यू ऑन दिस पॉइंट, यानी मैं इस पॉइंट में तुम्हारे साथ हूं या मैं इस मैटर में तुम्हारे साथ हूं, तो ये बताने के लिए, अग्रीमेंट के बारे में बताने के लिए विद का इस्तेमाल होगा, या सपोर्ट दिखाने के लिए विद का इस्तेमाल होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो कि थोड़ा सा अलग है लेकिन उसकी सेंस अग्रीमेंट या सपोर्ट में ही है, उसको देखते हैं। Does this tie go well with this shirt? क्या ये टाई इस शर्ट के साथ अच्छी लग रही है, ये पूछना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो with का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे अग्रीमेंट या सपोर्ट मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये दोनों चीजें आपस में साथ में ठीक लग रही हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो जब जवाब दिया जाएगा, तो जब अग्रीमेंट होगा तो जवाब में यही बात होगी कि यस दिस टाई गोज वेल विद दिस शर्ट, या ये बात होगी कि नो दिस टाई डजंट गो वेल विद दिस शर्ट। तो अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट या सपोर्ट या इस तरह की बात बताई जा रही है तो विद का इस्तेमाल होगा। टू डिनोट कॉज और रीजन। जब किसी चीज का कॉज या रीजन बताया जाए, जैसे कि माई फिंगर्स वर नम्ब विद कोल्ड, यानी ठंड से मेरी उंगलियां नम हो गई। तो यहाँ पे रीजन बताया गया कि जो उंगलियों का नम होने का रीजन था वो क्या था, कोल्ड, ठंड से नम हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ विद को साथ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ रीजन बताने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये विद का एक अलग यूज है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब कोई रीजन के बारे में आप बताएंगे कि किसी वजह से कोई चीज हो रही है, तो भी आप विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज ट्रेम्बलिंग विद रेज। वो गुस्से की वजह से ट्रेम्बल कर रही थी। ट्रेम्बल करना यानी शेक कर रही थी। जब किसी को इतना गुस्सा आता है कि वो हिलने लगते हैं, शेक करते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रेम्बलिंग। या ठंड की वजह से भी लोग ट्रेम्बल करते हैं, या जब कोई बहुत हंसता है तब भी ट्रेम्बल करते हैं। ट्रेम्बलिंग का जो मीनिंग है वो है शेकिंग। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बताया गया है
कि रेज की वजह से ट्रेम्बलिंग हो रही थी, यानी गुस्से की वजह से ट्रेम्बलिंग हो रही थी, तो रीजन बताया गया विथ के थ्रू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय, टू डिनोट नियर, एट द साइड ऑफ। जब किसी चीज के बारे में बताया जाएगा जो कि पास में है या किसी चीज के साइड में है, यानी कि किसी जगह के बारे में आप बता रहे हैं या किसी चीज की पोजीशन के बारे में, बता रहे हैं, तो आप बाय का यूज करेंगे। जैसे कि माई हाउस इज बाय द रिवर साइड, तो मेरा जो घर है वो रिवर के करीब है, ये बताने के लिए यहाँ बाय का इस्तेमाल हुआ है। रिवर के करीब बना हुआ है, रिवर की साइड पे है, तो यहाँ पे बाय का इस्तेमाल हुआ है। द फ्लावर पॉट इज बाय द विंडो, यानी कि जो फ्लावर पॉट है वो विंडो के पास रखा है, तो इसलिए यहाँ पे भी बाय का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो आप बाय का यूज करेंगे। टू डिनोट पासिंग थ्रू, अक्रॉस, ऐसी सिचुएशन में जब आप कहीं से पास कर रहे हैं या कोई चीज कहीं से गुजर रही है, किसी चीज को क्रॉस करके गुजर रही है, तब भी आप बाय का यूज करेंगे। जैसे कि टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच इट, इसका मतलब है जब आप वहां पहुंचे तो चौराहे से लेफ्ट टर्न लें। तो यहाँ पे आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? चौराहे से, क्रॉस रोड से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप वहां से पास करेंगे तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो बाय यूज हुआ है, किसी चीज के पास से गुजरेंगे या किसी चीज को क्रॉस करके गुजरेंगे। शी एंटर्ड बाय द फ्रंट डोर, वो फ्रंट डोर से एंटर हुई, यानी कि फ्रंट डोर को क्रॉस करते हुए एंटर हुई, तो इसलिए भी यहाँ पे भी बाय का इस्तेमाल हुआ है। टू डिनोट थ्रू मीन्स ऑफ, यानी जब आप बताएंगे कि किसी चीज के थ्रू कोई काम हो रहा है, किसी चीज के जरिए से कोई काम हो रहा है, आप किसी चीज के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी चीज के जरिए पे कर रहे हैं या आप किसी चीज के जरिए खा रहे हैं, तो मीन्स बताया जा रहा है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय कार, तो हमने एक लंबा सफर कैसे तय किया? कार से किया। तो यहाँ पे मीन्स बताया गया ट्रैवल करने का, जिसको कि बाय से डिनोट किया गया। कार से ट्रैवल किया है, कार के थ्रू ट्रैवल किया है, तो वो हो गया ट्रैवलिंग का मीन्स, और इसीलिए यहाँ पे बाय का इस्तेमाल होगा। यू मस्ट पे मी बाय चेक, यानी कि आप मुझे चेक से पे करेंगे, तो पेमेंट का जो जरिया होगा या मीन्स होगा वो होगा चेक। तो इसलिए यहाँ पे बाय का यूज हुआ है मीन्स या जरिया बताने के लिए, पेमेंट का जरिया बताने के लिए बाय का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखिए, टू डिनोट एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी जब किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस बता रहे होंगे कि किसी चीज की वजह से कुछ हुआ, ये बताने के लिए। जैसे आई मेट हर बाय चांस, यानी मैं उससे इत्तेफाक से मिल गया या बाय चांस मिला, तो यहाँ पे जो रीजन है वो है इत्तेफाक से मिलना, तो ये बताने के लिए बाय का इस्तेमाल हुआ है। She earned her popularity and success by working hard, उसने अपनी पॉपुलैरिटी और सक्सेस कैसे ली है या किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? वो कॉन्सिक्वेंस है हार्ड वर्क का, तो इसलिए यहाँ पे आएगा बाय। दैट मीन्स हर हार्ड वर्क इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस, या उसकी जो पॉपुलैरिटी और सक्सेस है वो उसके हार्ड वर्क का नतीजा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ को डिनोट करने के लिए बाय का इस्तेमाल किया गया। टू डिनोट वर्क, यानी जब कोई काम के बारे में बताएंगे या किसी चीज के काम के बारे में कि किसने कोई काम किया है, क्रेडिट दिया जा रहा है कि ये काम इसने किया है या ये काम इसके थ्रू हुआ है। जैसे कि द मूवी 3 इडियट्स वॉज मेड बाय राजू हिरानी, तो मूवी को बनाना एक काम था और वो ये काम किसने किया? राजू हिरानी ने किया। 3 इडियट्स के डायरेक्टर थे राजू हिरानी, तो यहाँ पे वर्क को डिनोट किया गया और यहाँ पे इसलिए बाय का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि आप असाइनमेंट बनाते हैं और आप उसका सबमिशन करते हैं तो आप लिखते हैं सबमिटेड बाय, यानी वो आपका काम है, आपने किया, आपने अपने वर्क को बताने के लिए लिखा
सबमिटेड बाय, यानी मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में बाय का यूज करते हैं। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो पुलिस ने अरेस्ट किया थीफ को। तो अरेस्ट करना किसका काम है, यहाँ पे पुलिस का काम है, तो इसीलिए इस सिचुएशन में बाय का इस्तेमाल हुआ है कि ये काम पुलिस ने किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। टू का कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज टू एक्सप्रेस टाइम। जब कोई टाइम के बारे में आप बता रहे हैं कि कोई काम कब से लेकर कब तक हो रहा है, या कोई कब से लेकर कब तक बाहर जाता है, या कोई कब से लेकर कब तक कोई काम करता है, इस तरह की जो सेंटेंसेस होंगे वहां टू इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज पियानो फ्रॉम 10 to 12, तो 10 to 12 को बताने के लिए, यानी 10 से 12 बताने के लिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ है, एक रेंज बताई जा रही है। यहाँ पे फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन ही है, जैसे कि टू है वैसे ही फ्रॉम भी है। ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 तक, तो तक को बताने के लिए या रेंज की लास्ट लिमिट को बताने के लिए टू का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम की तरफ इशारा है, टाइम के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह के आपको जो भी और क्वेश्चन मिलेंगे वेयर अ रेंज ऑफ टाइम इज गिवन, तो वहां पे आप फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करेंगे इसी तरह से जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड इन फ्रेजल वर्ब्स। अब ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं जहां पे आपको किसी काम के होने का पता चल रहा होता है। फ्रेजेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस से शॉर्ट होते हैं थोड़े, और आपस में थोड़े इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन उनसे सेंस आती है, वो होते हैं फ्रेजेस। तो वर्ब है इंक्लूडेड, दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी काम के बारे में पता चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, यानी मैं इंतजार करूंगा तुमसे जल्द मिलने का। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हुआ कि मैं इंतजार करूंगा, या मैं इंतजार कर रहा हूं, या उस चीज के आप इंतजार में हैं। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि लुक फॉरवर्ड टू से एक एक्शन का पता चल रहा है कि आप वेट करेंगे, या किसी चीज के बारे में आप एक्साइटेड हैं, तो वो हो गया एक वर्ब। इस तरह से जब भी कोई फ्रेजल वर्ब यूज होगा वहां पे आप टू का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पीटर ऑब्जेक्टेड टू द वे जॉन बिहेव्ड। पीटर ने ऑब्जेक्ट किया जॉन के बिहेवियर पे, या जिस तरीके से जॉन ने बिहेव किया उसने ऑब्जेक्शन जाहिर किया। तो जो ऑब्जेक्शन करना हुआ या ऑब्जेक्ट करना हुआ वो यहाँ पे वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। ऑब्जेक्टेड टू, ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो होगी टू। नेक्स्ट देखिए, यूज टू डिनोट इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का क्या मतलब होता है, यानी जब आपको कोई काम करना है तो उस कोई काम को करने के लिए कुछ और काम आपको करना पड़ा, यानी जैसे कि सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ा। इन ऑर्डर टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड। तो कुछ काम करने के लिए कुछ और काम करना पड़ा, तो वो चीज आपको इन ऑर्डर टू बताता है। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में इन ऑर्डर टू ना लिख के सिर्फ टू का इस्तेमाल हो रहा है। वो देखते हैं कैसे हो रहा है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि इन ऑर्डर टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड। जो मीनिंग है वो यही है, और ये इसको आप एक कहावत भी कह सकते हैं या एक फ्रेज भी आप कह सकते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो की टू सक्सेस, इन ऑर्डर टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड, ये बात यहाँ टू के जरिए बताई गई है। इन ऑर्डर टू यानी इसलिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, इसलिए सक्सेस के लिए। इन ऑर्डर टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड, तो ये एक स्टेटमेंट है, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट देखिए, आई स्पेंट ऑल माई सैलरी टू बाय माई फेवरेट वॉच। तो अब देखिए यहाँ पे क्या काम करना था, वॉच खरीदनी थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, इन ऑर्डर टू बाय द वॉच क्या करना पड़ा, सारी सैलरी खर्च करनी पड़ी। तो इन ऑर्डर टू बाय द वॉच आई स्पेंट ऑल माई सैलरी। तो इन ऑर्डर टू की जगह
या उसको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है। आई स्पेंड ऑल माई सैलरी टू बाय माई फेवरेट वॉच। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको इन ऑर्डर टू को रिप्लेस करना हो तो ऐसे आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमने आज डिस्कस करी ये थी सिंपल प्रीपोजिशन। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हम इसके अलावा भी सिंपल प्रीपोजिशंस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर का मेन पार्ट यहाँ पे एंड होता है। हम आते हैं अपने लेक्चर के लास्ट सेगमेंट पे जो कि है टुडेज वर्ड्स, यानी कि अब हम वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है हार्बिंजर। हार्बिंजर का क्या मीनिंग होता है? अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस द अराइवल ऑफ व्हाट अप्रोचेस नेक्स्ट। यानी कि जब कोई इंसान या कोई चीज उसके बाद आने वाले इंसान या चीज के बारे में बताए या इशारा करे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के बाद बरसात आती है, यानी कि गर्मियां आई तो आप समझ गए कि अब क्या आएगा, अब बरसात का मौसम आएगा। तो वो एक हार्बिंजर हो गया दूसरे सीजन का। जो गर्मियां हैं वो रेनी सीजन का हार्बिंजर हो गया, इंडिकेशन हो गया कि अब नेक्स्ट क्या आना है, गर्मियों के बाद बरसात आनी है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट है हेरल्ड, नेक्स्ट है इंडिकेटर, एंटोनिम है ऑब्सक्योर या वेल। इन दोनों का मतलब होता है कि कोई चीज छुपी हुई है, यानी कोई इंडिकेशन नहीं है उसका, तो इसलिए ये हार्बिंजर का एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है मैकेब्रे, मीनिंग होता है कॉजिंग फियर ऑफ डेथ, यानी कि कोई चीज आपको इतना डरा दे कि जान का खतरा हो जाए या आप किसी चीज से बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाएं, वो चीज होती है मैकेब्रे। सिनोनिम्स हैं ग्रूसम, ग्रिजली, एंटोनिम है प्लीजेंट, चीयरफुल, यानी कि आप खुश हैं किसी चीज को देख के तो जाहिर है कि वो हॉरिफाइड का ऑपोजिट हुआ, यानी आप अच्छी स्टेट में हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, खुश हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडेशियस, मीनिंग विलिंग टू टेक बोल्ड रिस्क और शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि जब कोई रिस्क लेने को तैयार हो या फिर किसी की तरफ डिसरिस्पेक्ट शो करे। जैसे कि कभी कभी बड़ों से आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा के बदतमीजी कर जाते हैं, जो कि उनको डिसरिस्पेक्ट करना होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो एक आपकी ऑडेसिटी होती है, वो अच्छी बात नहीं होती, वो एक ऑडेशियस सिचुएशन होती है आपकी। तो यहाँ पे जो सिनोनिम होगा वो होगा बोल्ड और डेयरिंग। इसके ऑपोजिट होते हैं टिमिड या पोलाइट, यानी कि कोई बहुत पोलाइटली बोलता है या कोई शाय है, टिमिड है या बहुत बोल्ड नहीं है, इस तरह की हिम्मत नहीं दिखाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है एब्डिकेट, मीनिंग होता है रिनाउंस वंस थ्रोन। इसका मतलब है कि किसी पोजीशन से रिटायर हो जाना या फिर अपना थ्रोन छोड़ देना, या जो आपकी पोजीशन है उसको छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स हैं रिजाइन और रिटायर। एंटोनिम है एक्सेप्ट और टेक ऑन, यानी कि किसी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेना या टेक ऑन कर लेना। फाइनल वर्ड है सगेशियस, मीनिंग शोइंग गुड जजमेंट, यानी कि किसी चीज के बारे में आपकी सही राय है, सही जजमेंट है कि आपने किसी चीज को या किसी इंसान को सही जज किया। इसके सिनोनिम है वाइज और क्लेवर, यानी कि कोई अक्लमंद है, कोई चालाक है तो वो सगेशियस है, मतलब कि वो सही जजमेंट देता है, सही डिसीजंस देता है चीज़ों के बारे में। इसका एंटोनिम है स्टूपिड, फुलिश, यानी कि कोई बेवकूफ़ है तो वो उसका उल्टा हुआ। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स और यहाँ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करना ना भूलें,
स्पेशली प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस के आप और भी एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे। उनकी जो भी एक्सरसाइजेज आपको मिलें प्लीज़ उनसे प्रैक्टिस करते रहें। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये सब समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। And I will see you in the next lecture. Thank you for watching.